Hello everyone, this is Dr. Prabhat Sati from St. Joseph School छुटमलपुर। कैसे हैं आप लोग? बोर्ड एग्ज़ाम की पढ़ाई कैसे चल रही है? मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में चर्चा करने को कहा था, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है और लगभग जहाँ जहाँ केमिस्ट्री पूछी जाती है, चाहे वो नीट एग्जामिनेशन हो, चाहे वो IIT JEE हो, या फिर वो CSIR नेट हो, चाहे वो गेट एग्जामिनेशन हो, चाहे वो UPSC में IAS ऑप्शनल एग्जामिनेशन हो, हर जगह पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की तरफ। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल और एसाइल ग्रुप in presence of Lewis acid on any aromatic ring is called फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में तीन चीजें मेन है। एक है इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल और एसाइल ग्रुप। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है एल्काइल ग्रुप का या एसाइल ग्रुप का। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी ध्यान रखनी है एरोमेटिक रिंग, कि ये एरोमेटिक रिंग क्या है। और तीसरा लुईस एसिड। ये तीन चीजें हैं जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का फॉर्मेशन करती हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर हम एरोमेटिक रिंग पर एल्काइल ग्रुप और एसाइल ग्रुप दोनों की बात कर रहे हैं, तो एल्काइल एक होगा एल्काइलेशन और दूसरा होगा एसाइलेशन। दोनों की हम इंडिपेंडेंट चर्चा करेंगे। उसके बाद हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या है? जाहिर सी बात है, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइलेशन होगा, एल्काइल ग्रुप होगा। तो चलिए एक एग्जांपल हम लेने की कोशिश करते हैं। सपोज ये हमारे पास एक एरोमेटिक रिंग है और इस एरोमेटिक रिंग की रिएक्शन हम कराते हैं एल्काइल हैलाइड से इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड यानी AlCl3। ये कैसा है? एनहाइड्रस है। तो बनता क्या है? ये एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा एरोमेटिक रिंग पर और ये टॉलुइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, साथ में HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब सवाल ये बना कैसे? तो इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं कि मैकेनिज्म। हमारे पास एल्काइल हैलाइड है CH3Cl। आप जानते हैं कि क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो 7 इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से हैं, जिसमें से 3 लोन पेयर हैं और एक बॉन्ड बनाने में बिजी है। इधर हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड है जो कि लुईस एसिड है। लुईस एसिड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिसको नहीं पता वो समझ लीजिए, ये रहा एल्यूमिनियम, Cl और Cl। आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के हैं, 3 इलेक्ट्रॉन Cl ने दिए। टोटल आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। होने चाहिए 8, हैं 6, इसलिए डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी है तो इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम एनी अदर एटम। वो उसकी टेंडेंसी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लुईस एसिड। तो अब हम बात करते हैं लुईस एसिड में। एल्यूमिनियम के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, p ऑर्बिटल एम्प्टी है। तो एल्यूमिनियम का p ऑर्बिटल क्या करेगा? क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही
क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को एल्यूमिनियम ने अट्रैक्ट किया तो क्लोरीन पे डेफिशिएंसी होगी, कार्बन से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा क्योंकि क्लोरीन के पास भी डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाएगी। तो अब क्या बनेगा, बस जहां बॉन्ड नहीं बनाए वहां बॉन्ड बनाओ और जहां पहले से बॉन्ड बनाए वहां तोड़ दो, ब्रेक हो जाएगा, तो बनेगा CH3 पॉजिटिव। मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 1 है। इसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहां पे ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल। अब आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 होगा अटैक ऑफ एरोमेटिक रिंग ऑन इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या होगा, ये एरोमेटिक रिंग है और ये हमारे पास CH3 पॉजिटिव जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये कार्बन, इसके पास इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। क्यों भाई, इससे क्यों नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये कार्बन इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है और यहां क्या है, पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड पहले ब्रेक होगा कंपैरेटिवली सिग्मा बॉन्ड के। क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड वीकर है। तो अब हम बात करेंगे, जैसे ही यहां फॉर्मेशन होगा, यह है बेंजीन और यहां बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ही हम यहां तक पहुंचे, यहां से H बाहर निकलेगा, तो क्या बनेगा, टॉल्यूइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस ये H बाहर निकल जाएगा, H पॉजिटिव बाहर। अब अगले स्टेप में जो कि टर्मिनेशन का स्टेप है, तो इसमें क्या होगा, ये H पॉजिटिव है, ये AlCl4 नेगेटिव है, तो ये अटैक करेगा H पर, HCl अलग हो जाएगा और AlCl3 फिर से अलग हो जाएगा। यह है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मैं आपको बात करूं, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर मैं CH3Cl से कराऊं तो क्या बनेगा, ये CH3 ऑर्थो और पैरा पे अटैच हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये Cl है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो अब क्या होगा, जो मैकेनिज्म मैंने बताई उस मैकेनिज्म के द्वारा Cl और यहां क्या लग जाएगा, CH3। ऐसे ही यहां क्या बन जाएगा, तो ऑर्थो और पैरा पे एल्काइल ग्रुप अटैच हो गया। बहुत आसान है। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन।
इससे पहले मैंने फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन आपको बताया, अब हम बात करेंगे फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन क्या होती है? हमारे पास ये बेंजीन है, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे। CH3COCl, एनहाइड्रस AlCl3। क्या जरूरी है AlCl3 यूज करना? नहीं, BF3 भी हम यूज कर सकते हैं। तो अगर AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो यहां से जो एसाइल ग्रुप है, जो हमारे पास एसाइल ग्रुप है, इतना पोर्शन ये बेंजीन पर अटैच हो जाएगा। ये बेंजीन है COCH3 और H और Cl HCl निकल जाएगा। अब सवाल है ये बना कैसे, इसकी मैकेनिज्म क्या है? तो अगेन जैसे हमने पहले किया था, मैकेनिज्म कैसे करेंगे? पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहला स्टेप क्या है इसमें? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कैसे बनेगा वो देखो, बिल्कुल जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारे पास CH3COCl ये रिएजेंट है और हमारे पास इधर क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड है। तो ये एल्यूमिनियम इस क्लोरीन के लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये क्लोरीन जैसे ही इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा, ये कार्बन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अगर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। तो जैसे ही इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को खींचा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बाहर। अब जैसे ये बाहर होगा तो ये क्लोरीन के लोन पेयर एल्यूमिनियम के पास क्या बनेगा? यहां बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहां बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बनेगा AlCl4 और ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इस एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन लिया है, नेगेटिव। इस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया है, फिर दिया है, कोई चार्ज नहीं। कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया है, दिया है, कोई चार्ज नहीं। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, पॉजिटिव चार्ज। है ना आसान? कोई टेंशन की बात नहीं, कोई स्ट्रेस की बात नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान शब्दों में समझो। टिपिकल किताबी कीड़े बनोगे ना, बुक इज वॉर्म नहीं बनना है, समझ में नहीं आएगा कभी भी। तो अब क्या है, ये हमारे पास कार्बोकैटायन का इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो गया। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे ही हमारे पास ये बना, अच्छा मान लो किसी को ये पहला स्टेप याद नहीं है तो कोई बात नहीं, वीडियो रिवाइंड कर लो, देख लो आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। उसके बाद आगे देखिए, यहां होता है रेजोनेंस। ये कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा? कार्बन से इलेक्ट्रॉन को वापस लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो जैसे डेफिशिएंसी है, ये बना ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ये है इलेक्ट्रोफाइल। अब ये दोनों इंटरकन्वर्टेबल है, रेजोनेंस हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। जिस समय चार्ज इस वाले कार्बन पे प्रेजेंट होगा, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट एरोमेटिक रिंग विल अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफाइल। तो
तो अब क्या है अगला स्टेप, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है? अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल बाय एरोमेटिक रिंग। तो ये हमारे पास एरोमेटिक रिंग है, इसकी रिएक्शन करानी है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा और ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या बनेगा? और इसके बाद ये H है, जैसे कि मैंने पहले समझाया था, H इसको इलेक्ट्रॉन वापस कर देगा। तो क्या बनेगा? ये है बेंजीन, CO CH3 और H पॉजिटिव यहां से बाहर। बहुत आसान है, मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, सिंपल से सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। इसके बाद क्या होगा कि ये जो H पॉजिटिव है ये रिएक्शन करेगा AlCl4 से, तो बनेगा AlCl3 अलग प्लस HCl अलग। तो ये HCl बन गया ना। इस प्रकार से रिएक्शन फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन होती है। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अब एसाइलेशन का एक और एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि क्लोरोबेंजीन के साथ करना है। जैसे मैं क्लोरोबेंजीन के साथ अगर बात करूंगा तो मेरे पास ये है क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन करा दूं CH3CO Cl, एनहाइड्रस BF3, मान लिया मैंने BF3 ले लिया, तो क्या होगा? तो अगेन वही क्लोरीन का लोन पे इधर आएगा, इधर जाएगा, फिर ये इधर अटैक करेगा, वो तो आप सब जानते ही हैं। उससे पहले BF3 क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेके कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेगा। ये बहुत आसान है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑर्थो और पैरा पे एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये रहा क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो पे लगा, ये क्लोरोबेंजीन है, पैरा पे लग गया। इस प्रकार से फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया। ये मैंने ये जो रिएक्शन मैंने बताई है, ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई है। अगर इसमें IIT JEE मेंस के क्वेश्चन डालेंगे तो थोड़ा सा और एडवांस हो जाएगा, वो एक फिर लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें फ्रीडल-क्राफ्ट के वो क्वेश्चंस जो IIT नीट, नेट और गेट में पूछे गए हैं, इनमें सब में मैं आपको डिस्कस करूंगा। IIT में, नीट में, नेट में और गेट में ये जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। अब बात करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, यानी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कब घटती है और कब बढ़ती है, या क्या क्या फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें बात करनी है। सबसे पहला फैक्टर जो है उसका नाम है नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एरोमेटिक रिंग। दूसरा है टाइप ऑफ हैलाइड यूज्ड, कौन कौन से हैलाइड हम यूज करेंगे, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा रिएक्शन देगा, कौन सा कार्बोकैटायन कम रिएक्शन देगा। नेचर ऑफ कैटलिस्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस और टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एरोमेटिक रिंग।
देखिए एरोमेटिक रिंग पर सबसे पहली चीज, अगर हम फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं तो ये है एरोमेटिक रिंग। हो क्या रहा है, ये एरोमेटिक रिंग है। इस एरोमेटिक रिंग में क्या करना है, यहां पे कार्बोकेटायन है CH3+, इस पर एरोमेटिक रिंग ने अटैक करना है। बहुत ध्यान से समझना, यानी कि अगर इस एरोमेटिक रिंग पर अगर मैं कोई ऐसा ग्रुप दूं, ये क्या कर रहा है एरोमेटिक रिंग, ये बेसिकली कार्बोकेटायन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन कब प्रोवाइड करेगा भाई, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, और भिखारी थोड़ी दूसरे को भीख देगा। तो यहां पे इस एरोमेटिक रिंग पर अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन सपोर्टिव ग्रुप लगाऊंगा तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा, FCr आसानी से हो जाएगी। अगर मैं कोई ऐसा ग्रुप लगा दूंगा, सपोज मैंने यहां पे कोई ग्रुप लगाया और वो ग्रुप है EDG, मैंने यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, और बढ़ाएंगे तो फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां मिलेगा और ये आसानी से इस कार्बन पर अटैक कर पाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप FCr को बढ़ाएंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग FCr जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर सपोज मैंने यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, इसी कार्बोकेटायन है, और सपोज मैंने यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको आसानी से नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा तो इस बेंजीन को भिखारी बना देगा, भिखारी बनाएगा तो ये आगे डोनेट नहीं कर पाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब है FCr इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी एरोमेटिक रिंग पे लगे होंगे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पाएगी। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आप याद कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में हो सकता है एग्जांपल हमारे पास EDG का क्या एग्जांपल हो सकता है, सपोज हमारे पास Cl है, सपोज हमारे पास OH है, सपोज हमारे पास और भी कोई सारे ग्रुप हो सकते हैं, बहुत सारे ग्रुप लगे होंगे, OCH3 लगा लीजिए, लो, और भी बहुत सारे ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में मान लिया हमारे पास NO2 है, CN है साइनाइड, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, लेकिन एक खास बात है, यहां पे NH2 मत लगाना, NH2 नहीं लगाना है। अगर मैं बात करूंगा तो यहां NH2 नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि अगर यहां हमने NH2 लगाया तो NH2 क्या है, अपना नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इसको बेसिक बना देता है, और यहां है हमारे पास लुईस एसिड। आप जानते हैं ना इसमें क्या यूज होता है, एज ए कैटलिस्ट लुईस एसिड यूज होता है, AlCl3 BF3। तो वो NH2 और लुईस एसिड ये दोनों रिएक्शन करके खुद ही सॉल्ट बना देते हैं, तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पाती। तो ध्यान रखना है कि आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे तो FCr को फायदा होगा, विड्रॉइंग लगाएंगे तो नुकसान होगा, लेकिन NH2 में नहीं लगाना है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अगला जो हमारा फैक्टर है उसका नाम है टाइप ऑफ हैलाइड यूज्ड फॉर एल्काइलेशन। अब देखो इसमें क्या है, सपोज यहां पे हमारे पास क्या है, CH3Cl है, दूसरा है CH3CHCl, तीसरा है CH3CH3CHCl, ये है। अब इन तीनों में डिफरेंस कहां है, डिफरेंस यहां पे है कि ये जो भी हैलाइड है, यानी कि जो रिएजेंट है जो रीयूज हो रहा है, इसका काम क्या है, इसका काम है एल्यूमिनियम क्लोराइड को इलेक्ट्रॉन देना।
है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन देना। यह एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो जितनी आसानी से ये इलेक्ट्रॉन देंगे, जितनी आसानी से ये Cl इलेक्ट्रॉन दे पाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड को, उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा, और जितनी आसानी से इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा उतनी ही आसानी से FCR होगा। बहुत आसान है, सिंपल है। अब सवाल यह है कि ये इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, तो आंसर है कि आप जानते हैं मिथाइल ग्रुप है क्या करता है, प्लस आई शो करता है, प्लस आई शो कर रहा है। यहां पे एक और आएगा CS, मान लिया सपोज हमारे पास CS3 CH2 Cl है, ये भी अटैक करेगा। तो ये है 3 डिग्री हैलाइड, ये है 2 डिग्री हैलाइड, ये 1 डिग्री हैलाइड, और यह मिथाइल ग्रुप 0 डिग्री हैलाइड। तो सबसे आसानी से कौन इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, 3 डिग्री वाला। आप समझ गए होंगे इनमें मिथाइल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप सबसे ज्यादा है। एल्काइल ग्रुप सबसे ज्यादा होने के कारण ये आराम से प्लस आई शो करेगा, प्लस आई शो करेगा तो आराम से बहुत इजीली एल्यूमिनियम क्लोराइड को इलेक्ट्रॉन का डोनेशन Cl कर पाएगा। इस लिहाज से अगर मैं बात करूं तो 3 डिग्री वाले की टेंडेंसी सबसे ज्यादा, 2 डिग्री वाले की कम, 1 डिग्री वाले की कम, 0 डिग्री वाले की उससे भी कम। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। पहला फैक्टर मैंने क्या बताया कि अगर एरोमेटिक रिंग पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो FCR के लिए फायदा, विड्रॉइंग लगा होगा नुकसान। दूसरा मैंने क्या बताया, 3 डिग्री वाले को फायदा, 2 डिग्री वाले को कम, 1 डिग्री वाले को कम, 0 डिग्री वाला बहुत कम देगा। नेक्स्ट, अब तीसरा फैक्टर है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, जो कि मैं इससे पहले भी बात कर चुका हूं। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में क्या बात होगी कि अगर आपके पास जितना स्टेबल कार्बो, यही मैंने आपको बताया इससे पहले कि 3 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला, 1 डिग्री वाला, तो 3 डिग्री वाला क्योंकि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है और कार्बोकैटायन का ही हमें यहाँ फॉर्मेशन करना होता है FCR में, इसलिए 3 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा देगा, 2 डिग्री वाला कम, 1 डिग्री वाला उससे भी कम। नेक्स्ट, नेचर ऑफ कैटलिस्ट। हमारे पास अलग अलग तरह के कैटलिस्ट हैं जो कि लुईस एसिड होंगे। ऑब्वियसली लुईस एसिड हैं। क्या है? लुईस एसिड। लुईस एसिड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होंगी। हाँ, ध्यान रखना है कैटलिस्ट मस्ट बी एनहाइड्रस। क्यों भाई? डॉक्टर ने बोला भाई? नहीं, देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारे पास है, अगर आपने इसमें पानी मिला दिया तो क्या होगा? ये ऑटोमेटिकली यहां से ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड खींचना शुरू कर देगा, क्योंकि उसका तो नेचर ही है इलेक्ट्रॉन खींचना। अब जब ये एल्यूमिनियम क्लोराइड H2O से इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये हाइड्रस AlCl3 बन जाएगा, और अगर ये हाइड्रस AlCl3 बन जाएगा तो ये AlCl3 तो रहेगा लेकिन लुईस एसिड नहीं रहेगा, क्योंकि लुईस एसिड की कंडीशन क्या है? लुईस एसिड कंडीशन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। भाई एल्यूमिनियम क्लोराइड भिखारी बना हुआ होना चाहिए। जितना एल्यूमिनियम क्लोराइड जितना अच्छा भिखारी होगा उतना ही FCR अच्छी होगी। आपने क्या करा? पानी डालते ही ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इसकी जो डेफिशिएंसी है उसे खत्म कर दिया, तो FCR नहीं हो पाएगी। बहुत सिंपल है, इसलिए एनहाइड्रस होना बहुत जरूरी है। चलिए अगले फैक्टर की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर बल्कि सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो बल्कि सब्स्टिट्यूएंट जो इलेक्ट्रोफाइल को अगर सब्स्टिट्यूएंट बल्कि लगा हुआ है तो जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है उसका अटैचमेंट आसानी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। मान लिया सपोज यहां पे पहले से ही कोई ग्रुप लगा हुआ है इस तरह का, और अब मैं भाई एल्काइल ग्रुप टाइप का ही लगाइए, और अब मैं सोचूं कि मैं इस पर कोई CH3CuCl एसाइलेशन कराना शुरू कर दूं तो क्या होगा? क्या होगा?
ये वाला पोर्शन यहाँ अंदर ऑर्थो और पैरा पे अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा भाई? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इस हिंड्रेंस के कारण ये नया आने वाला ग्रुप अटैच नहीं हो पाएगा। तो अगर किसी एरोमेटिक रिंग पर पहले से ही बहुत सारे बल्की ग्रुप लगे हुए हैं तो FCR नहीं होगा, यानी FCR इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्की ग्रुप, बल्की ग्रुप ऑफ एरोमेटिक रिंग। इसके बाद टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। ये आप जानते हैं क्यों होगा? ये इसलिए होगा क्योंकि कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल टकराएंगे, मॉलिक्यूल टकराएंगे तो प्रोडक्ट बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। तो ये था आपके पास फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में मैंने आपको सारी एक एक डिटेल बताई है। सबसे पहले एक हल्का सा ओवर रिव्यू ले लेते हैं। मैंने क्या बताया? इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइलेशन और एसाइलेशन ऑन एरोमेटिक रिंग, दैट इज कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। एल्काइलेशन में मैंने क्या बताया था? एल्काइलेशन में मैंने कहा था कि एल्काइल हैलाइड के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होगी। अगर इसमें क्या होगा? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, AlCl3 इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। एसाइल ग्रुप क्या करेंगे? एरोमेटिक रिंग पर एसाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन, और इसके बाद अलग अलग फैक्टर्स हैं जो फैक्टर FCR को अफेक्ट करते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।